स्टूडेंट्स, आइए आज हम सब हिस्ट्री के क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो इतिहास है वह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इनमें से जो प्राचीन इतिहास है उसका पहला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्यों पढ़ेंगे भाई, क्या खास बात है? तो जरा आप पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता पुराने समय में विख्यात थी 2 चीजों के लिए। पहला, नगर नियोजन, नगर नियोजन, ठीक है, और दूसरा जल निकासी, जल निकासी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो कि बहुत पहले की सभ्यता है। देखिए, अगर इसके काल के बारे में अगर हम सब बात करें तो कहा जाता है कि 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ काल रहा था। कई विद्वान हैं, कोई कहता है 3200 से, कोई कहता है 3000 से, कोई कहता है 2500 से, मतलब कई विद्वानों के अपने अपने मत है। लेकिन जो सबसे उत्तम है वो है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। ठीक है, अब आपको समझना है कि ये जो सभ्यता थी वह प्राचीन समय में, यानी कि अगर आप देखते हैं तो आज से लगभग 5000 साल पहले, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीसी, हो सकता है कि कुछ लोगों को इस बीसी का मतलब ना समझ में आए, तो हम उसे भी समझेंगे कि यहाँ बीसी का अर्थ क्या है। तो बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का अर्थ क्या है? बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब आप समझेंगे ये बिफोर क्राइस्ट क्या है। तो जो कैलेंडर हमारे मोबाइल फोन में होता है या एक वॉलपेपर होता है जिसको हम दीवार पे टांगते हैं, उसमें 12 अलग अलग टेबल होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक दिया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, वो ईसा मसीह के जन्म के संदर्भ में बनाया गया था ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा। तब से वो प्रचलित है और हमारे यहाँ दिनांक गिना जाता है, और इस तरह से हम लोग आज 2026 में पहुंच चुके हैं। जनवरी महीना चल रहा है, ठीक है, जनवरी के 2026 में। तो आप इसे समझ सकते हैं कि यानी कि आज कैलेंडर बने 2000 साल हो गया, और ये कैलेंडर बनने के भी पहले, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, कितना 2600 बीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी लगभग 5000 साल। ठीक है, आप इतिहास में कभी बीसी तो कभी एडी शब्द सुनेंगे। कौन सा शब्द सुनेंगे? एडी। ठीक है, एडी शब्द सुनाई देगा, है ना। कभी बीसी सुनाई देगा तो आपको कभी एडी सुनाई देगा। एडी क्या है भाई? तो एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी क्या होता है भैया? तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ईसवी। क्या बोलते हैं? ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। और इसे बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। क्लियर है? इसे बोला जाता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, और इसे बोलते हैं ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब यहाँ पर एक चीज समझेंगे कि देखिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद की अगर हम बात करें, 2000 साल हम लोग निकाल चुके हैं, और इसके पूर्व जो है 2600 साल दिया हुआ है, यानी कि आप ले सकते हैं कि 5000 साल पुरानी मतलब जो है सभ्यता हुआ करती थी। तो ये है बीसी और ये है आपका एडी। अब आप डेट पीरियड जब देखेंगे तो बीसी जहां लिखा होगा वहां पहले बड़ी संख्या होगी, बाद में छोटी संख्या होगी। तो आप समझेंगे कि यानी ईसा पूर्व है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी कैलेंडर बनने के पूर्व है। अगर कहीं आपको एडी दिखाई देता है तो इसमें पहले छोटी संख्या होगी और बाद में बड़ी संख्या। जहाँ एडी होगा वहां छोटी संख्या पहले होगी, बाद में बड़ी संख्या है। तो अब आप समझेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। ठीक है, अब इसे देखिए, जब आप ये समझ लेते हैं तो एक और चीज है कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है इसकी जानकारी हमें कैसे लगती है, तो उसके लिए भी एक तरीका है, हम उसे जानते हैं। लेकिन पहले उसे ये देखिए, आप बीसी और एडी इन दोनों को आप नोट्स कर लें। आप हमेशा पढ़ते समय हाथ में एक कॉपी, एक कलम, एक पेंसिल, है ना, रखे रहें।
ताकि जो भी चीजें हम यहाँ नोट करेंगे यानी नोट्स के तौर पे बनाएंगे उसे आप नोट्स कर ले अपने कॉपी पे। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन उसी समय ले लिया करिए, ठीक है। मतलब जब लिख दिया जाता है तो आप उसे ले लिया करें। अब जैसे देखो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या है कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है इसकी जानकारी लगती है हमें C14 से। क्या चीज से लगता है भाई? C14, यानी इसको कार्बन 14 कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बन 14, है ना। कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। इसे हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, कार्बन डेटिंग, है ना। कार्बन डेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब डेटिंग सबको ध्यान से समझिएगा। डेट सब बहुत अलग अलग प्रकार के डेट होते हैं, है ना। जी समझिएगा, यहाँ एक डेट है कार्बन डेटिंग बोलते हैं। कार्बन डेटिंग को एक और नाम से जाना जाता है अर्ध आयु विधि, अर्ध आयु विधि, है ना। अर्ध आयु विधि जिसका काल होता है 5730 प्लस और माइनस 40 वर्ष, ठीक है। यानी कि 5700 यानी 5730 प्लस एंड माइनस 40 ईयर्स। इसका अर्थ क्या है जरा समझेंगे। तो कहा जाता है कि कोई भी पदार्थ जो जमीन में धंस जाती है ना, जो जमीन में के अंदर चट्टानों के अंदर या फिर किसी भी प्रकार से ना भूकंप आने से अगर कोई चीज जमीन के अंदर गई, दब गई, धंस गई, तो जब वह उसमें धंस जाती है तो उसमें, है ना, आप समझेंगे कि किसी भी चीज में C12 और C14 यानी कि कार्बन 12 और कार्बन 14 मौजूद रहता है। ये तो निरंतर बना रहता है किंतु इसका क्षय होने लगता है। जैसे यह निरंतर बरकरार रहता है तो ये धीरे धीरे करके क्षय होता है। जिसका आधा आयु अर्ध आयु, ठीक है, कितना होता है 5730 वर्ष प्लस 40, है ना, प्लस माइनस 40 वर्ष, यानी इतना वर्ष इसका अर्ध आयु होता है। यानी इतना साल पर उस पदार्थ में कार्बन की मात्रा आधी हो जाएगी, ठीक है। तो इस कार्बन विधि से, है ना, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु कितना पुराना है उसकी आयु को ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। किस विधि से? तो कार्बन 14 और आयु विधि, कार्बन डेटिंग, या फिर है ना C14 आप उसे कह सकते हैं। तो इस विधि के माध्यम से किसी भी वस्तु को हम ये जान सकते हैं कि वह कितना पुराना है। अब एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा, जो वस्तु, है ना, जिस वस्तु में कार्बन की मात्रा, कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह वस्तु उतना ही पुराना माना जाएगा, ठीक है। वह वस्तु उतना ही पुराना होगा, ये तय है, ठीक है। तो इसी विधि के द्वारा कोई भी चीज कितनी पुरानी है उसकी जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो है सर्वकालिक काल जो है 2600 से लेकर 1920 बताया जाता है। मतलब इस समय काफी जो है चरम सीमा पर, है ना, कहा जाए एक तरह से, तो चरम सीमा पर ये सभ्यता रहती है। अब इसकी जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है। आप एक बात और याद रखिएगा, इतिहास में हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो अभी है नहीं, वर्तमान समय में जो नहीं होता है हम उन्हीं को पढ़ते हैं इतिहास में। यानी कि जो घटनाएं पहले घट चुकी है भूतकाल में उसको हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो यानी पहले थी आज नहीं है, कैसे पता चला कि ये पहले थी, ठीक है। उसका नींव कहाँ से रखा गया? तो देखिए उसका नींव रखा गया यहाँ से, ये नाम आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है चार्ल्स मेसन। क्या लिखा हुआ है? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन जो है ना, एक समय कहीं घूम रहे थे, विशेष तौर पे उन जगहों पर जहां पे हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, ठीक है। तो जब वो घूम रहे होते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग जमीन खोदते हैं और वहां से ईंट निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जमीन खोदते हैं और वहां से ईंट निकाल लेते हैं। इन्होंने देखा लेकिन गौर नहीं किया, ठीक है। गौर करने का मतलब उसके प्रति इनका अटेंशन नहीं हुआ। जैसे आप न्यूटन को पढ़े हैं कि सेब जो पेड़ से गिरता है नीचे ही गिरता है, ये कई लोगों ने देखा था, लेकिन माथा किसी का नहीं टनका। उसी प्रकार से, है ना, चार्ल्स मेसन ने भी तो देखा लेकिन उसका माथा नहीं टनका, ठीक है। अगर टनका होता तो उसी समय पता लगाता कि ये क्या है, लेकिन नहीं टनका इसलिए उसने पता नहीं लगाया। इस बात को उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन कब देखा था? 1826 में सर्वप्रथम उसने ये देखा कि कुछ लोग जो है वहां जमीन खोदते हैं, उसमें से ईंट निकाल देते हैं। फिर बारी आती है कि भारत में रेलवे ट्रैक, इस टॉपिक को अभी छोड़े हैं, थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था कब? तो 1853 से लेके 1856 तक, 1853 से 1856 तक। इस दौरान जब भारत में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो काम करने वाले कुछ इंजीनियर थे, जैसे ब्रंटन बंधु, है ना,
तो इनकी नजर पड़ी थी कि कुछ लोग हैं कि आते हैं जमीन खोदते हैं, उसमें से ईंट निकालते हैं और ईंट ले जा करके अपना घर बनाना है या फिर किसी अन्य काम से जिसकी वजह से भी वो ले जा रहे हो वो अपना काम कर लेते हैं, किंतु इन्होंने भी पूर्ण रूप से उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जब भारत में ट्रेन बिछाया जा रहा था 1800 ट्रेन का पटरी बिछाया जा रहा था 1853 से 56 के बीच में ना, तो उस दौरान कई मजदूरों ने भी काम करते हुए देखा। उसी समय भारत में एक ट्रेन भी चलाया गया 16 अप्रैल 1853। कब चलाया गया? 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया। ठीक है, ये परीक्षा में आपका प्रश्न बनेगा कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? तो 16 अप्रैल 1853 को। अब ये भी प्रश्न बनेगा कि कहां? तो पुणे से थाने, पुणे से थाने। अब भारत में एक जगह है महाराष्ट्र। कौन सा जगह है भाई? महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पुणे से थाने, है ना, पुणे से थाने तक पहली बार 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चलाया गया। 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चलाया गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा माना जाता है 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितना का? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर दूरी तय किया था जब ये ट्रेन चली थी। तो ठीक उसी समय कराची से लाहौर, कराची से लाहौर, ये आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ेगा किंतु उस समय पाकिस्तान नहीं था, है ना। देखिए आप जब डेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भारत में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो 1853 से 56 और 1853 से 56 में भारत पाकिस्तान एक ही में था। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना था। तो यानी कि उस समय का, है ना, उस समय का भारत का हिस्सा किंतु आज के समय में, वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा कराची से लाहौर तक, है ना। क्या होता है कि वहां पटरी बिछाने के दौरान ब्रंटन बंधु जो कि जूनियर इंजीनियर थे, है ना, दो भाई थे, एक का नाम था जॉन ब्रंटन, दूसरा का विलियम ब्रंटन। ठीक है, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इन दोनों भाइयों ने देखा कि कुछ लोग आते हैं जमीन खोदते हैं और फिर वो ईंट निकाल लेते हैं, किंतु इन्होंने भी विशेष ध्यान नहीं दिया। वही काम 1873 में, है ना, कनिंघम जो थे, ठीक, कनिंघम ने भी यह करते हुए देखा। ठीक है, एक प्रकार से ये सिविल क्या बोलते हैं कि सीनियर इंजीनियर थे। तो 1873 में इन्होंने भी देखा, लेकिन इन्होंने भी विशेष उस पर तर्क वितर्क नहीं किया, यानी इस पे इन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब कनिंघम के संदर्भ में एक बात और जान सकते हैं कि कनिंघम जो है ये भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता, है ना, पुरातत्व के पिता। ठीक, भारतीय, क्लियर है, भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में कनिंघम को जाना जाता है। यानी अब आप एक बात समझेंगे कि जो कनिंघम है इसके पहले, मतलब भारत के पुरातत्व के पिता कहलाने के पहले जो है बंगाल में, कहाँ पे? बंगाल में, ना, याद रखेंगे, ये जो है बंगाल में एक इंजीनियर के पद पे होते हैं। कैसे के पद पे होते हैं भाई? तो इंजीनियर के पद पे कार्यरत रहते हैं। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो है बंगाल में इंजीनियर के पद पर नियुक्त थे, लेकिन बाद में जो है ना, भारतीय पुरातत्व, पुरातत्व का मतलब समझते हैं कि पुरानी पुरानी तत्वहीनी चीजें जो होती हैं, है ना, अपने देश की जो पुरानी चीजें होती हैं उस पर खोज शोध करने वाले लोगों को, करने की व्यवस्था को ही हम लोग बोलते हैं पुरातत्व। तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व के पिता हैं, इन्होंने भी देखा था, लेकिन इन्होंने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ब्रंडन बंधु या फिर जो है कनिंघम या फिर चार्ल्स मैसन, ऐसे कई लोग देखते हैं, लेकिन ये मामला ज्यादा तुल नहीं पकड़ता है, यानी लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं पहुंचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कई लोग ऐसा देखते गए और धीरे धीरे ये बात आग की तरफ फैलती गई। फिर एक वक्त आया जब भारतीय पुरातत्व ने कदम उठाया कि कुछ किया जाए, देखा जाए यहाँ हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग जाते हैं जमीन खोदते हैं उसमें से ईंट निकाल लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो इस संदर्भ में क्या हुआ कि 5 से 6 टीमें बनाई गई और भारत में भेजी गई। ठीक है, और विशेष तौर पर उन जगहों पर जहां पर ऐसा घटना देखा जाता था। 500 टीमों में से जो पहली टीम जिसको सफलता मिली, ठीक है, वो टीम थी दयाराम साहनी की। क्या नाम था? दयाराम साहनी की। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक जगह का खोज किया। ठीक है, हड़प्पा नामक जगह का खोज का तात्पर्य यह है कि जब ये अपनी टीम लेके खुदाई कर रहे होते हैं
तो उस दौरान इनको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, जहाँ ढेर सारे घर या फिर कुआं या फिर जो है किसी भी प्रकार का स्थल दिखाई देते हैं। तो जो पहला स्थल प्राप्त हुआ उस स्थल का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। कब खोजा? तो 1921 में। कब खोजा? 1921 में। और ये जो जगह था वो मिला रावी नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। इस स्थल का जो खोज हुआ, यह स्थल कहाँ पे मिला ना? तो याद रखेंगे, रावी नदी के किनारे। तो चूंकि खुदाई के दौरान पहला स्थल मिला था हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। कौन सा नाम रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। खुदाई के दौरान जो पहला स्थल प्राप्त होता है वो कौन सा स्थल होता है? हड़प्पा होता है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर कुछ ही समय बाद, कब? 1922 में, ठीक है। कुछ ही समय बाद 1922 में एक और जगह मिलता है जिसका नाम होता है मोहनजोदड़ो। क्या नाम होता है? मोहनजोदड़ो। और इसका खोज राखल दास बनर्जी ने किया। राखल दास बनर्जी, यानी कि जो टीम राखल दास बनर्जी की थी, जिस साइड पे खुदाई कर रही थी, उस जगह से जो स्ट्रक्चर सामने आया उस जगह का नाम रखा गया क्या चीज? मोहनजोदड़ो, है ना? मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा की राजधानी के रूप में भी देखा जाता है। और यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता की संयुक्त राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये आकार में बहुत बड़ा है, ठीक है, इस वजह से भी इसे राजधानी के रूप में देखा जाता है। अन्यथा हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संयुक्त राजधानी के रूप में भी देखा जाता है। अब यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है भाई? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कई बार बच्चे चकमा खा जाते हैं, मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में प्रश्न जब आता है तो, क्योंकि हम लोग हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब इस वजह से कई लोगों को लगता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था, जबकि ऐसा नहीं है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। कहाँ था? रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। कौन सा नदी के किनारे था भाई? तो सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। आप एक ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए हड़प्पा का H और रावी का R, HR, है ना। हरियाणा का शॉर्टकट नंबर होता है, ठीक है, स्टेट वाइज, जैसे बिहार का होता है वैसे ही HR, ठीक है। याद रखेंगे क्या, ताकि कंफ्यूजन ना हो। HR क्या चीज का? हरियाणा, सॉरी हड़प्पा सभ्यता रावी, क्लियर। अब आगे देखो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। आप इसे भी याद रख सकते हैं, मोहन का M और सिंधु का S, MS धोनी, आप लोग जानते होंगे, फेमस क्रिकेटर हैं हमारे देश के। तो महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो सिंधु MS, है ना, जो है सिंधु नदी के किनारे में। कुछ खास बात है, ठीक है। हड़प्पा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर एक सींग वाला पशु, एक सींग वाला पशु, मतलब एक ऐसा पशु जिसका सींग जो है ना, वो माथे पे होता था, सीधे बीच में। तो एक सींग वाला पशु का जो है साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। याद रखेंगे, एक सींग वाला पशु कहाँ मिला है भाई? तो हड़प्पा में मिला है ना। एक सींग वाला पशु, जैसे गेंडा आप देखते हैं ना, गेंडा जी, गेंडा को देखिए, एक सींग वाला पशु। मोहनजोदड़ो की थोड़ी सी खासियत है, यहाँ पर विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ठीक है। विशाल अन्नागार कहने का तो अन्न का भंडार वाला घर जो होता है, स्नान जो स्थल होता है सार्वजनिक तौर पर, तो विशाल स्नानागार, विशाल जो है अन्नागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और एक और खासियत है कि बहुत सारे कब्रिस्तान भी मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। ढेर सारे कब्रिस्तान भी कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। तो इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, क्लियर है, मृतकों का टीला, ठीक है। अन्नागार, ठीक है, और स्नानागार, स्नानागार ना, याद रखेंगे, स्नानागार। तो विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में, अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में, हालांकि और जगह पे भी है किंतु विशाल यहीं पे है। और मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश मात्रा में कब्रिस्तान जो है मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 1947 तक, यानी कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, यानी कि देश की आज़ादी के क्रम में, या फिर यूं कह लीजिए कि भारत के बंटवारा के क्रम में देख लें, तो उस समय तक लगभग
40 स्थल खोज दिए गए। कितने स्थल खोजे गए थे? 40 स्थल खोज दिए गए थे। तो 40 स्थल खोजे गए थे और आज तक की अगर बात करें तो लगभग 1500। आज तक कितने? तो लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, आज तक 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। वितरण है ना, क्या वितरण? अगर देश के आकार देश के अनुसार देखें तो 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देशों में। कितने देशों में है? 3 देशों में। कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। किसे देखे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। 2 अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। भारत में पाकिस्तान में 475 और भारत में 925 से, ठीक है। पाकिस्तान में 475 और भारत में 925 से। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो 1402 है ना बस। लेकिन कुल मिला के लगभग 1500। जैसे ये क्या है कि ऐसे स्थल है जिनको प्रमाणित किया जा चुका है कि ये जगह यहाँ पर मिला हुआ है, किंतु अभी कई जगह है जिसपे अभी भी रिसर्च यानी कि खोज चल रहा है, शोध चल रहा है। अब राज्यों के अनुसार देख लेंगे ना कि राज्यों में कितने राज्यों में या किस राज्य में किन किन राज्यों में जो है हड़प्पा के स्थल खोजे गए हैं। तो याद रखेंगे 7। कितना याद रखना है आपको? 7 ना। कितना याद रखना है? 7। भारत के 7 राज्यों में, भारत के 7 राज्यों में आपको हड़प्पा के स्थल मिलेंगे। कौन कौन? तो J&K, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है पंजाब। दूसरा आपको बोलिए आप लोग भी बोलिए पंजाब, अभी बोलिए पंजाब। तीसरा है हरियाणा, मेरे पीछे पीछे आप भी बोल सकते हैं हरियाणा, ठीक है। तीसरा नंबर पे आ जाएगा हरियाणा। हरियाणा के बाद राजस्थान, हरियाणा के बाद राजस्थान, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद यूपी, राजस्थान के बाद यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश। इसके बाद गुजरात, इसके बाद गुजरात है ना। अब गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, ठीक है। ये 7 राज्य हैं जहां पर हड़प्पा के स्थल भारत में खोजे गए हैं, ठीक है। कई प्रमाणित हो चुके हैं और कई पे अभी वर्क चल रहा है। अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं आकार। परीक्षा में प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है ना। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है ना, यानी कि त्रिभुज के आकार का है। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है भाई? तो त्रिभुजाकार। क्लियर है? त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। अब ऐसे देख सकते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं होती हैं, है ना। अब जब आप कैलेंडर लेंगे, चाहे भारत का लीजिए चाहे वर्ल्ड का लीजिए, मतलब वर्ल्ड मैप ले लीजिए या फिर इंडिया का कैलेंडर ले लीजिए, कैलेंडर मैप ले लीजिए, है ना। अब भारत का ले लीजिए चाहे वर्ल्ड का ले लीजिए। तो जब आप मैप लेंगे तो ऊपर साइड में का जो ऊपर का पोर्शन होता है उस पोर्शन को हम लोग उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर। नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन को दक्षिण कहा जाता है, ठीक है। यानी निचला जो हिस्सा है, ठीक है, निचला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। निचले हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिण। राइट साइड का जो डायरेक्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पूरब। क्या बोलते हैं? पूरब। और लेफ्ट हैंड साइड का जो डायरेक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायरेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम। आप कोई भी मैप ले लीजिए, अपने कंट्री का ले लीजिए या फिर वर्ल्ड का ले लीजिए। अगर आप लेंगे तो याद रखिए ऊपर में मिल जाएगा उत्तर, नीचे में दक्षिण। याद रखिए, अभी बोलिए ऊपर में उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, ठीक है। नीचे क्या होगा? दक्षिण, ठीक है। आपके राइट हैंड साइड में क्या होगा? पूरब। राइट हैंड साइड में क्या होगा? पूरब। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? पश्चिम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? पश्चिम, ठीक है। पूरब और पश्चिम। अब देखिए पूरब साइड में है ना J&K, पूरब साइड में क्या आएगा? J&K, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी, फिर से गलती हो गया। उत्तर साइड में, किस साइड में? उत्तर साइड में। उत्तर साइड में आएगा J&K, ठीक है, यानी जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे एक जगह है मांडा। कौन सा जगह है? मांडा। अब मांडा जो है उत्तर साइड में जम्मू कश्मीर तक पड़ता है। नीचे दक्षिण में जब आप आएंगे तो दक्षिण में महाराष्ट्र है, ठीक है, और महाराष्ट्र में दमाबाद है। तो महाराष्ट्र के दमाबाद तक ये फैला हुआ है। यदि पूरब में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर पड़ेगा। कौन सा जगह पड़ेगा भैया? तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, ठीक है। और उसके बाद में पश्चिम में आ जाएंगे तो एक जगह है बलूचिस्तान। कौन सा जगह है भाई? बलूचिस्तान, ठीक है। एक स्थान है बलूचिस्तान। तो जो बलूचिस्तान है वहां पर एक जगह सुक्का गेंडोर। कौन सा जगह है? सुक्का गेंडोर। तो बलूचिस्तान के सुक्का गेंडोर तक, है ना, पश्चिम में, जम्मू एंड कश्मीर के मांडा तक उत्तर में, जम्मू एंड कश्मीर के मांडा तक उत्तर में, पूरब में यूपी आलमगीरपुर, पूरब में
यूपी आलमगीरपुर और दक्षिण में महाराष्ट्र दामाबाद। तो आप इस शेप को ध्यान से देखिए, ये वाला जो आप शेप देख रहे हैं ना, इस शेप को ध्यान से देखिए। यहाँ से आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल यानी कि जो है त्रिकोण त्रिभुज है ना, आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो जगह है, ये हड़प्पा सभ्यता जो है, इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुज आकार का है। ठीक है, किस आकार का है, त्रिभुज आकार। ये परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार का है, तो त्रिभुज आकार का है। इधर देखिए, फिर नीचे आप पढ़ रहे हैं पुनः विस्तार। ठीक है, तो जब आप ये विस्तार पढ़ते हैं, ठीक, तो विस्तार अगर हम पढ़ते हैं तो देखेंगे हम लोग कि इसका कहाँ कहाँ विस्तार हुआ है ना, किन किन जगहों पर भारत के, है ना, या फिर दुनिया भर के किन किन हिस्सों में ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। आइए देखते हैं। उत्तर साइड में, ठीक है, से लेके दक्षिण साइड तक जगह के हिसाब से आपको बताया गया है कि J&K और नीचे महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे ये उत्तर से लेके दक्षिण तक, ठीक है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई है, सॉरी यहाँ एक चीज गलत है, ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम बहुत अधिक लंबाई है 1600 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम जो है इसका जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो है ये 1200 किलोमीटर होता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना हो जाता है, 1200 किलोमीटर, है ना। उत्तर से दक्षिण जब ये चलता है तो ये कितना हो जाता है, 1200 किलोमीटर। ठीक है, इधर हो जाएगा 1600, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका 1200 किलोमीटर। ठीक है, और फिर आएगा तटवर्तीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, तटवर्तीय। तटवर्तीय का मतलब समझ रहे हैं, जो समुद्री इलाका, समुद्र के किनारे का जो जगह होता है। ठीक है, तो तटवर्तीय क्षेत्रों में 1100 किलोमीटर, कितना दूर में फैला हुआ है, तटवर्तीय क्षेत्रों में 1100 किलोमीटर। आइए थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता है जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, तो जब शुरू में खुदाई हो रही थी तो अधिकांश जो स्थल हैं वह सिंधु नदी के किनारे मिलते थे। किस नदी के किनारे मिलते थे, सिंधु नदी के किनारे मिलते थे। तो अधिकांश स्थल शुरुआती में सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। याद रहेगा आपको, पहला स्थल जब खोज के दौरान मिला था तो वो था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता। जो दूसरा स्थल खोज, सॉरी दूसरा नहीं, शुरुआत में क्या हुआ कि अधिकांश स्थल जो है वह सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मिलते थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा नाम देखिए, तीसरा नाम लिखा हुआ सरस्वती घाटी सभ्यता। अब कहा जाता है कि सिंधु घाटी के बाद अगर किसी नदी के किनारे अधिकांश क्षेत्र मिले तो वो था आपका सरस्वती नदी। कौन सा नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे, है ना, सिंधु घाटी के बाद अधिकांश क्षेत्र मिलने लगे खोज के दौरान, तो इसलिए कुछ लोगों ने इसे कह दिया सरस्वती घाटी सभ्यता। कौन सा सभ्यता भाई, तो सरस्वती घाटी सभ्यता। इसके बाद सिंडोन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंडोन। तो भारत में यूनानी लोग आते थे। कौन लोग आते थे, यूनानी लोग। व्यापार की दृष्टि से, कुछ खरीदने बेचने के दृष्टि से जब आते थे तो वहां पर भारत में कपास का उत्पादन हो रहा था। ठीक है, तो कपास का अधिकांश मात्रा में उत्पादन हो रहा था। अब जिसके वजह से यूनानी लोग जो है, यूनानी भाषा में कपास को कपास न कह के क्या कहते थे, सिंडोन कहते थे। क्या कहते थे, सिंडोन कहते थे। तो इसीलिए ये लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को ही, है ना, सिंडोन सभ्यता के नाम से पुकारते थे। यानी जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं वे लोग सिंडोन सभ्यता कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कांस्य युगीन सभ्यता, एक आखिरी शब्द है कि इस सभ्यता को हमें कौन नाम से पुकारते हैं, कौन सा, तो कांस्य युगीन सभ्यता। क्या मतलब है भैया, तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग कांसा का खूब प्रयोग करते थे, है ना, कांस्य का खूब प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी ये आप यह भी याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वे लोग ऐसे व्यक्ति थे जिनको लोहा का प्रयोग नहीं पता था। क्या रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस चीज का उपयोग नहीं पता था, तो लोहा का उपयोग नहीं पता था, ये नहीं जानते थे। तो ये लोग अधिकांश अपने धातु, अपने जो औजार हथियार जो बनाते थे वो कांस्य से बनाते थे। कांस्य से बनाते थे, कांसा से बनाते थे। ठीक है, तो कांस्य धातु से उनका बना होता था। तो जो कांसा होता है ये बनाया जाता था, ठीक है, तांबा प्लस टीन के मिश्रण से। कैसे से, तांबा प्लस टीन, है ना,
तांबा और टीना को मिक्स करके, मिश्रित करके ये लोग जो है एक अलग से धातु बनाया था, क्या चीज, कांस्य, है ना। तो अब चूंकि इन लोग का अधिक से अधिक औजार कांस्य का बना हुआ है, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस युग के लोग अधिकांश मात्रा में कांसा से बने औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो उपकरणों का प्रयोग करते थे, इस वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो तांबा और टीन याद रखेंगे, तांबा और टीन, है ना, मिक्स करके इसे बनाया जाता था, ठीक है। कम से कम 75% ऐसा माना जाता है कि जो है 75 से 90% तांबा होता था, तो 10 से 25% उसमें टीना होता था। यानी अधिक जो है तांबा होगा तो टीना कम होगा, ठीक है, और तांबा कम होगा तो टीन अधिक हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से तांबा और टीन का मिश्रण करके ये लोग कांस्य बनाता था, और कांस्य से ही अपने उपकरण को ये लोग बनाते थे। तो इसलिए इनकी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, क्लियर है। यानी कि एक बार फिर से देख सकते हैं, हमारा हड़प्पा सभ्यता पहला स्थल था, इसलिए हड़प्पा। सिंधु इसलिए क्योंकि शुरुआत में सिंधु नदी किनारे अधिक से अधिक स्थल मिले। सरस्वती इसलिए क्योंकि सिंधु नदी के बाद सरस्वती के घाटी के बगल में बहुत सारे ऐसी जगह मिले। सिंधुन इसलिए क्योंकि यूनानी लोग जो हमारे यहाँ आते थे वो कपास को जो है सिंधुन कहते थे, वो उसका जो है अब अपने यहाँ निर्यात करते थे, हमारे यहाँ से ले जाया करते थे, है ना, ले जाया करते थे। तो हमारे यहाँ से इसका निर्यात होता था, उनके लिए आयात हो जाएगा, तो सिंधुन कहते थे उसे, कपास को। तो इस वजह से इस सभ्यता का नाम रह गया सिंधुन सभ्यता। कांसा धातु का प्रयोग हुआ अधिक से अधिक उपकरण और औजार बनाने के लिए। तांबा प्लस टीन का मिला के बनता था, इसलिए इसको आप लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आज इतना ही। इसके और सारे टॉपिक हैं वीडियो के अगले पार्ट में, यानी अगला वीडियो बनेगा तो उस पार्ट में जो है आपको इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो है, यानी वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है कैप वर्ल्ड 71, कैप वर्ल्ड 71। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर भी करिए। ये जो आप पढ़ रहे हैं, आप इतना याद रखिएगा कि आप ये क्लास 12 में भी आपके लिए उपयोगी होगा। क्लास 12 के बाद अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हैं तो भी, यानी पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, याद रखिए, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको काम आने वाला है, यानी कि आपका भविष्य संवार देगा, ठीक है, आपका कैरियर बना देगा। तो अगर हमारी वजह से अगर आपको कुछ यूजफुल चीज़ें मिल जा रही हैं तो आप अपनी तरफ से सिर्फ इतना करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी जरूर करिए, कमेंट करिए, बताइए कहाँ कमी है, कहाँ नहीं कमी है, उस पर सुधार भी किया जाएगा, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। धन्यवाद, आज बस इतना ही।